रोहित कौशिक को। बेसिकली रोहित ने अभी प्रेजेंटली एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं रोहित को। कॉन्ग्रेचुलेशन इस बहुत ही अच्छे जो आपने सक्सेस हासिल किया उसके लिए। और साथ में एक बहुत ही यूनिक बात है कि मैथ्स के अंदर जो स्कोर है इसका आउट ऑफ 200 वो 195। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अमित वर्मा एक बार फिर से एग्जाम्पल पर ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सेशन। रोहित से पूछेंगे सबसे पहले, और आज उन्हीं का दिन है, आज उन्हीं से बातें करेंगे। आप लोगों का जो डाउट होगा, जो कोई क्वेरी होंगी, वो भी हम लोग लेंगे। लगभग 15 मिनट मैं पहले बात कर लूँगा, फिर आपके 10-15 मिनट जो है ना आपका सेशन रहेगा, और आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी चीज़ें आप जानना चाहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रोहित थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा अपने पारिवारिक और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और धीरे धीरे सारी जर्नी आपका समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले थैंक यू। और मेरी जो सक्सेस है उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है, ये भी एक मतलब फैक्टर है। अभी बीच बीच में जब सर सवाल पूछेंगे तो आएगा। दरअसल मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं एक अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ। मैं ये नहीं ऐसा नहीं है कि हम बहुत गरीब हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन हम लोग बहुत सही हैं। मैं एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी बेसिकली तो एक किसान ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो फैमिली बैकग्राउंड ने जो सपोर्ट दी वो यही रहती है हर बच्चे के साथ, कि उसके माँ बाप पढ़ाई के लिए उस बंदे को कितना मोटिवेट कर रहे हैं। और मेरे साथ तो ये मतलब 200% था। 100% मेरे फादर और 100 मेरी मदर। वो खुद उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा यही चाहा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं। तो मतलब मैं कहूँगा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक एवरेज फैमिली बैकग्राउंड है। चलिए, तो आपको पारिवारिक काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिला, मोटिवेशन मिला, गाइडलाइन मिला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे। मतलब आप, क्योंकि एक मैथ में अच्छा स्कोर है, तो डेफिनेटली बच्चों के दिमाग में जाता है कि आखिर ऐसा क्या था पहले से, क्योंकि ये अचानक से तो होने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे अपने बारे में। दरअसल मैथमेटिक्स तो मेरा खैर बचपन से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैं बचपन में उतना स्टूडियस नहीं था, मतलब 12th तक मैं ऐसा ही बंदा था कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जो स्कूल से आके थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन इसका मुझे पता चला 12th में। जब मैं 12th में यूपी बोर्ड से CBSE में स्विच हुआ, तो उसके बाद मुझे मैथमेटिक्स में पता चला कि मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता हूँ। तो फिर 12th में ही मेरे 97 मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स का काफ़ी रोल रहता है। तो ये भी है। वैसे मैं कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, काफ़ी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। और बस ये है कि मैथ की थोड़ी सी ग्रास्प थी पहले से ही, और इसलिए शायद मेरा स्कोर भी मैथ्स में अच्छा रहा SSC में, और सर की गाइडेंस सर तो ने। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या इंजीनियर्स ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं या कोई दूसरे भी ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियर्स ही अच्छा परफॉर्म करें। मेरे साथ बहुत सारे इंजीनियर्स थे जो मैथ्स में बहुत स्ट्रगल करते थे। बल्कि मेरा जो रूममेट था मुखर्जी नगर में, वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था। वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, और उसके हमेशा इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे। तो लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मैं कहूँगा कि मतलब वो बंदा बहुत मेहनत करता था, और उसके भी मैथ्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, 170 समथिंग आए, और बढ़िया स्कोर मिला था उसको भी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि इंजीनियरिंग का कोई इस पेपर पे कोई इतना इफेक्ट है। चलिए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स ही मार्क्स ला सकते हैं, दूसरे भी ला सकते हैं। मैंने मेहनत कौन करता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग होना एक ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप पहले से मैथ्स में अच्छे हैं, लेकिन उसको कितना इनकैश कर पाते हैं डिपेंड करता है कि सिचुएशन के साथ आप कितना प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट जानना ये चाहूँगा कि SSC के बारे में क्या आपके पहले से ध्यान था, ख्याल था, पहले से प्रिपरेशन थी, या क्या ऐसा हुआ, किस तरह से आप SSC के बारे में जुड़े? अच्छा, नहीं, मेरा SSC में ऐसा कोई ध्यान नहीं था। मेरा छोटा भाई यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उसने प्रिपरेशन की थी अपनी। तो वो जब मैं इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट में जॉब करता था, तब वो मेरे को अक्सर कहा करता था कि तू ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, मतलब तेरा मैथ्स अच्छा है, तू मेहनत कर लेता है। तो मुझे उसी से मतलब उसने मुझे बहुत पुश किया
इस तरफ। तो मैंने 2013 वाला जो CGL है उसका प्री दिया और वो मेरा ऐसे ही क्वालिफाई हो गया जॉब करते करते। और उसके बाद मेंस दिया तो मैं मेंस में रह गया था। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे जॉब छोड़ के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और फिर मैं मुखर्जी नगर आया और मैथमेटिक्स जोन सर ने शायद तब भी 1 साल भी नहीं हुआ था, ओपन किया था। तो बस ऐसे ही जनरली आया और चलो भाई कोचिंग ले लेते हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और ऐसे करके मैंने फिर तैयारी करी। चलिए, तो ये था कि मतलब पहले से प्रिपरेशन का नहीं था, लेकिन हाँ मैथ्स अच्छा था। और इस एग्जाम से प्रिपरेशन करने से पहले क्या करते थे? SSC से पहले कुछ जॉब कर रहे थे? हाँ, मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में। मेरी जॉब थी E-Solutions नाम की एक कंपनी थी, तो उसमें मैं मतलब एक टेक्निकल रिक्रूटी के रूप में काम करता था। हाँ। मुझे जहाँ तक याद है, जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो तुमने बताया था मुझे कि मैं अभी मतलब वहाँ नोएडा में या कहीं पर नोएडा में वर्किंग थे, ठीक है, लेकिन इस तरफ आना चाहते, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते, ठीक है। मुझे कुछ हाँ, मैं नोएडा में नोएडा सेक्टर 63 में थी, वो वहाँ पे। ओके, SSC जब आपके ध्यान में आया तो अब SSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो सबसे बड़ी बात आती है कि SSC डेफिनेटली जितने भी अगर इस तरह का जॉब है उसमें सबसे अच्छा जॉब देता है ना, सबसे अच्छा जॉब देता है। हाँ। या फिर समहाउ देखें तो SSC या NTPC हो या दिल्ली पुलिस हो या CPO हो, ठीक है, इन सब का जो सिलेबस है कहीं ना कहीं एक ही तरह का है, थोड़ा सा कहीं पर ज़्यादा फोकस है, कहीं कम फोकस है, लेकिन सिलेबस के पार्ट पे कहीं ना कहीं एक है। तो प्रिपरेशन कैसे शुरू करी, कैसे बैलेंस किया टॉपिक को, सब्जेक्ट्स को, कैसे कैसे उस पर वर्क किया? बैलेंस बनाना सच में बहुत ज़रूरी है। सर ने बैलेंस की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि जितना मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है उतनी मेरी इंग्लिश वीक है। मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी और मतलब ये था कि मैं कितना भी इंग्लिश पढ़ लूँ, कितना भी कर लूँ, और जब मैं टेस्ट वगैरह देता था या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था कोई भी, तो उसमें 120 130 बस इतने ही मार्क्स आते थे। तो एक टाइम ऐसा भी रहा कि जब मैंने अपना मोस्ट ऑफ द फोकस जो है वो इंग्लिश पे ही लगाया, क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था, क्योंकि बैलेंस बनाना था मुझे। इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना था और मैथ्स तो मेरा अच्छा था ही, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी भी मैंने, क्योंकि अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वरना आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मुझे अपने मैथ्स पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई ना कोई पोस्ट तो लेके रहूँगा, लेकिन इंग्लिश मुझे इसलिए अच्छी करनी थी कि मैं एक अच्छी पोस्ट लूँ, SSC में अच्छे मार्क्स लाऊँ। तो मैं बैलेंस बनाने के लिए इंग्लिश खूब पढ़ता था, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ाना ही आप करंट अफेयर्स को देते हो और सोशल जो स्टडीज़ हैं उनको देते हो, और मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब भी पढ़ते हो। और रीजनिंग जो था ये था कि रीजनिंग के आप एग्ज़ाम पेपर में जो मतलब वीकली टेस्ट लेते थे सरिया वगैरह, उसी में करता था, ज़्यादा उस पर रीजनिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन रीजनिंग, जैसा कि आपको भी पता है, SSC में रीजनिंग उतनी टफ नहीं है, उतना मतलब हो जाता है वो चीज़। मेंटल एबिलिटी है, हाँ। थोड़ा सा रीजनिंग पे आप मतलब मेन यहाँ पर मैथ और इंग्लिश है। और कहीं ना कहीं जब कट ऑफ ऊपर जा रहा है तो GS भी रोल प्ले कर रहा है। GS मतलब अगर आपको एक अच्छी पोस्ट लेनी है तो बैलेंस बना के चारों सब्जेक्ट में आपको अच्छा करना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो कम से कम आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए कि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप करो। थोड़ा सा और इलेबोरेटेड समझाना इसको, क्योंकि बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं, और तुम सेलेक्टेड हो तो तुम जो बोलोगे वो बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम लोग तो ही रहते हैं। मैथ है, अगर SSC देना है, जैसे कि मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जनरल स्टडी है, मेंस है, तो कैसे इस पर फोकस करें, कितना ध्यान किस पर? मैं आपको अपनी बताता हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट, भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करा अपनी थ्रू आउट स्टडीज़ में। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट, जब मैं SSC की तैयारी करने आया तो मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स है और सोशल स्टडीज़ है और ये रीजनिंग है। तो मैंने पेपर देखा तो मुझे पता चला कि देखो इसमें मैथमेटिक्स जो है वो मैं कर लूँगा, मुझे आता है। रीजनिंग जो है वो भी मैं अडेप्ट कर लेता हूँ, तो रीजनिंग भी मैं कर लूँगा। तो रही बात किसकी, सोशल स्टडीज़ की और इंग्लिश की, उसमें आपको बहुत सारी मेहनत करनी, मुझे बहुत सारी मेहनत करनी थी। तो मैंने उसी हिसाब से अपना फोकस इंग्लिश पे लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैथमेटिक्स मैं कर लूँगा, मेरी समझ में आता है। और जितना भी मैं कोचिंग में पढ़ता था, मैंने मैथ्स के लिए सबसे एक और चीज़ है कि जब मुझे पता चल गया कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैंने मैथ्स के लिए कोई भी बुक नहीं खरीदी।
प्रीवियस ईयर्स भी नहीं थे। जो सर ने मुझे पढ़ाया, सर के नोट्स थे एडवांस और जो अर्थमेटिक है दोनों के, सर के मेरे पास नोट्स थे। मैं वो नहीं सिर्फ उन्हें रिवाइज करता था। मैंने पेपर तक सिर्फ वही पढ़े मैथमेटिक्स में, और 2-3 बार उनका रिवीजन किया, ये तो है। लेकिन इंग्लिश पे बैलेंस बनाने के लिए इंग्लिश पे मैंने सबसे पहली बात करी कि अगर जैसे मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा क्या वीक है और क्या स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मुझे पता था कि मेरी ग्रामर वीक है, तो मैंने ग्रामर पे पहले कम फोकस करके अपना जो ग्रामर से अलग है उसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया। जैसे जो पैराग्राफ वगैरह आते हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो आते थे, इन सब को मैंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। वो कैब मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरी वो कैब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो इस तरीके से एक बहुत स्ट्रेटेजाइज किया मैंने पूरा का पूरा, और अपना वीक पॉइंट और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इस एग्ज़ाम में अगर आपको अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं पता तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए क्रैक करना। मुझे चारों सब्जेक्ट में पता था कि मैं कहाँ वीक हूँ और कहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ये इस चीज़ ने मुझे बड़ी हेल्प करी, और ये चीज़ आप जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपको पेपर में पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ये यहाँ पर 2 चीज़ों को मैं जो तुमने रिप्लाई बताया उस पर हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो है, सबसे पहले चीज़ जो हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे मैथ्स की स्पेशली बात करूँ, और मैं आज मैथ्स की बात करना भी चाहता हूँ। हालांकि इतने सारे मैंने सक्सेस स्टोरी लिए, मैंने ज़्यादा बात नहीं करी कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ या क्या तुम्हें करना चाहिए, लेकिन आज करूँगा क्योंकि आज के आपके सामने वो बालक है, वो स्टूडेंट है या वो सक्सेस स्टूडेंट है जिसके 195 मार्क्स हैं। तो इसके मुँह से कोई बात सुनना डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोग वैलिडेट करेंगे इसको, ठीक है। एक होता है कि जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं ना, जैसे तो बच्चे ना बड़ा इधर उधर भागते हैं। जैसे एक तो प्रीवियस ईयर गंदा फैला रखा है, मतलब प्रीवियस ईयर के नाम पर तो जैसे यहाँ पर भी ऑनलाइन में भी दिखता है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि CGL 2015 या 2018, बच्चों को लगता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसको कर लो तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर अपने मन से, जैसे तुम जानते हो मैं अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और बच्चों को देता हूँ, तो अपने मन वाला क्वेश्चन देखा, उस पर अगर लिखा नहीं है ना ये SSC में आया हुआ नहीं है, या NTPC में आया हुआ नहीं है, या UPSI में आया हुआ नहीं है, डिफरेंट एग्जाम्स में नहीं आया हुआ है, दिल्ली पुलिस में, तो उनको लगता है ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसका क्या रोल है? प्रीवियस ईयर का क्या इतना बड़ा रोल है? जितना बड़ा मार्केट में, तो मार्केट मुखर्जी नगर तो रहे हो तो डेफिनेटली जानते हो मार्केट में कितना बड़ा हवा बनाया हुआ प्रीवियस ईयर का। क्या सच में इतना बड़ा रोल है प्रीवियस ईयर का सिलेक्शन में? मैं तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस पे होल्ड होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं नहीं आए हैं। अब एग्ज़ाम जो फ्रेम कर रहा है वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ी ना दे रहा है, आपके कंसेप्ट पे होल्ड होना चाहिए। सबसे जो मैथमेटिक्स जोन सर का जो इंस्टीट्यूट था जो पहले था वो मैथमेटिक्स जोन था जिसमें मैं पढ़ता, उसमें आने का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही था। हम लोग पता है जब यहाँ पे एग्ज़ाम देते थे मैथमेटिक्स जोन में, तो मैथ्स में हमारे कितने मार्क्स आते? 110 नंबर, 200 में से 110 नंबर लाने में, मतलब अक्सर मैं और एक प्रशांत नाम का लड़का था जो मुंबई में है, और अभिषेक मेरे साथ में ही एक्साइज में ही लगा है जो दिल्ली में ही है। तो हम लोग सर के यहाँ पे सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में आते थे, और हम लोग 100, 90, 110 ये स्कोर करते थे। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता था कि हमारे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि हमें कोई भी नया क्वेश्चन दे दो तो हम लोग डरते नहीं थे बिल्कुल भी, किसी भी पेपर में आए। प्रीवियस ईयर्स तो मैंने मैथ्स का प्रीवियस ईयर्स कभी करा ही नहीं। जो मतलब मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, एक लेवल बनता है, आदमी को पता चलता है कि एग्जाम में क्या आता है। लेकिन सबसे पहले है कि हर टॉपिक पे आपके जो कंसेप्ट हैं वो होने चाहिए। आप कंसेप्ट को पकड़ना जानो। सर जैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो सर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, ये भी एक हम लोग सोचते थे बैठ के कि भाई सर ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, इस सवाल में ये टेक्निकलिटी है, ये नई चीज़ घुसाई है सर ने। तो ये सब पता रहना चाहिए बंदे को, वरना आप जो है ना कहीं लैग कर जाते हो।